दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए में आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपी चुनाव की, जहां 7 चरणों में मतदान हो रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और टीवी तथा प्रिंट जर्नलिज्म का लंबा अनुभव रखने वाले श्री अतुल सिन्हा जी। अतुल सिन्हा जी अभी यूपी प्रवास से लौटे हैं, यूपी दौरे से लौटे हैं और उनके पास बहुत सी रोचक जानकारियां हैं इस संदर्भ में हमें बताने के लिए कि वहाँ चुनाव किस दिशा में जा रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है अतुल सिन्हा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद सुधीर जी। और आपका यह अभियान कामयाब हो और इसके लिए शुभकामनाएं आपको। आपका आशीर्वाद है सर। यूपी चुनाव को जैसे आपने करीब से देख रहे हैं, आपकी करीबी नजर है उस पर, आपका लंबा अनुभव है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक बड़ी जिज्ञासा है कि जो जादू मोदी का यूपी में 2014 और 2017 में दिखा था, हालांकि योगी भी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके थे 2017 तक, क्या वो जादू अभी कायम है, इस बार दिख रहा है 2022 में, या तस्वीर यूपी की कुछ बदली हुई नजर आ रही है? ये दुनिया देख रही है और ये इस बार के चुनाव में जो पूरा नजर आ रहा है अभी तक, और खास तौर से यूपी में जिस पर पूरे देश की निगाह है, वो स्थिति तो बेशक नहीं है, पहले वाली स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से डेस्परेशन में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, और हर भाषण आप सुन रहे होंगे, चुनावी भाषण, पिछले आज चौथे दौर का चुनाव है, तो 4 दौर में लगभग आधी से ज्यादा सीटें लोगों ने वोट उस पर कर दिया है और अभी लगातार जारी भी है। आधी से ज्यादा सीटों पर जो अभी की जो स्थिति है उसमें भाजपा की स्थिति पहले से बहुत ही कमजोर है, बनी है। हालांकि दावे तो ये लोग कर रहे हैं 300 से ऊपर, क्योंकि दावे ना करें तो फिर इनके कार्यकर्ताओं में वो जोश बना नहीं रह पाएगा। लेकिन भाषणों को सुनो, तमाम जो नेता हैं, इनके तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेता, चाहे वो मोदी क्यों ना हो, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने भाषण में कही हैं जिससे इनका डिस्परेशन बहुत साफ दिखता है। और इनकी आंतरिक जो रिपोर्ट है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मेरी बातचीत तो होती रही है बीच बीच में, जिनका खुद ये कहना है कि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति इस बार किसी तरह बहुमत लाने वाली हो जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि बहुमत हमारे पास आ जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के लोग हैं, दावे तो करेंगे ही कि बहुमत आएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इस बार निश्चित रूप से बहुत बदली हुई है और ये स्थिति जल्दी ही आप लोगों के सामने नजर आएगी। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बहुत मायने रखता है। किसानों की उम्मीद भी इसी से होती है कि थोड़ी सी मावठ की बरसात हो जाती है तो गेहूं की फसल भी अच्छी होती है। किसान सरकार से नाराज थे और जो वेस्टर्न यूपी के जो जो रुझान थे, जो मतदान के जो रुझान थे, जो लग रहा था वहां पर किसान के रूप में या जाट मतदाता के रूप में काफी नाराजगी भाजपा को थी, जो वोट पिछली बार भर भर झोली गया था। तो क्या जो वेस्टर्न डिफेंस की जो शुरुआत हुई है, तो भाजपा की उम्मीदों पर क्रम में भी ओले पड़ सकते हैं? हाँ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस ईस्टर्न डिस्टरबेंस भी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो सब साफ साफ दिखा, लोगों ने देखा उस चीज को। और आज जो आधा पूरब और आधा यूपी का जो पश्चिमी इलाका है या मध्य मध्य का जो इलाका है, वहां पे वोटिंग हो रही है। लखीमपुर की जहां तक है बात, अगर हम करते हैं तो लखीमपुर एक बहुत ही गर्म मुद्दा रहा है और अभी भी है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था सुबह, और लगातार ये टेलीविजन चैनलों पे भी आ रहा था कि लखीमपुर में किस तरह मशीनों में गड़बड़ी हुई है। ये शुरुआत हुई है कि एक बूथ पर एक ही मशीन पे कोई भी बटन लोग दबा रहे थे और उसमें बीजेपी की पर्ची निकल रही। 2 घंटे वहां चुनाव रोके गए, मशीन बदली गई और अब जाकर के ये हुआ है कि फिर से वहां चुनाव शुरू हुए हैं। लेकिन ये एक वानगी भर है, एक बूथ में जहां ये चीज पकड़ में आई है। पता नहीं आगे क्या खेल हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मामले में सत्ताधारी पार्टी बहुत माहिर रही है और आरोप प्रत्यारोप लगते भी रहे हैं। पूरी मशीनरी उनके साथ खड़ी होती है।
तो चुनाव नतीजे अपने पक्ष में करने के लिए साम दाम दंड भेद का ये लोग प्रयोग हमेशा से करते रहे हैं। तमाम राज्यों के चुनाव में जहां इन्हें बहुमत नहीं मिला वहां किस तरह से सरकारें बनी, ये सब जानते हैं। तो यूपी में भी कोशिश यही है कि भले ही जनता उनके फेवर में ना हो, कम सीटें आए, लेकिन किसी भी तरह वो फिर से सरकार बना लें, ये कोशिश जरूर है। लेकिन इस बार बेशक हवा यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका असर पूरब की तरफ भी नजर आएगा। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के सामने खड़ा है। उद्योग धंधे भी, जो छोटे उद्योग धंधे, वो भी चौपट हुए हैं। लेकिन चुनाव में जब देख रहे हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इलाहाबाद में अभी घटना रेलवे भर्ती के दौरान हुई थी, इलाहाबाद से लेके पूरब में, कि वहाँ लाठी चार्ज भी करना पड़ा। लेकिन चुनाव में क्या वो नजर आ रहा है कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है? मुद्दा तो है, भाजपा के लिए भले ही ना हो, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर आपने तमाम टीवी चैनल्स के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स या फिर सोशल मीडिया की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स तमाम जगहों पे आपने देखी हो, तो उन रिपोर्ट्स में ये साफ तौर से बेरोजगारों का या युवाओं का गुस्सा जो है वो नजर आता है। और ये मुद्दा है क्योंकि अब मैं कल अमित शाह ने बड़े पैमाने पर इंटरव्यू दिए तमाम चैनलों को, तमाम अखबारों को। उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि भाई बेरोजगारी को लेकर के उनके जो आंकड़े जिस तरह से लोग गिनाते हैं कि भाई हमने 5 लाख रोजगार दे दिए, उन आंकड़ों में वो बार बार ये कहते हैं कि आप लोग सरकारी नौकरियों को ही रोजगार क्यों मानते हैं। यानी कि फॉर्मूला वही है कि पकौड़े भी बेचिए तो भी रोजगार है। तो इसको यूथ जो है वो पचा नहीं पा रहा किसी भी तरह से। और जहां भी यूथ के बीच ये लोग जा रहे हैं वहां ये मुद्दा तो निश्चित रूप से काफी अहम है और काफी बड़ा मुद्दा है, और उनका असंतोष भी दिख रहा है। तो बेशक ये मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है। एक चीज और मैं देख रहा था कि जो जातीय गणित है उसमें भी इस बार काफी बदलाव नजर आ रहा है। क्योंकि पिछली बार जो, चाहे वो मौर्य हों या राजभर हों, बहुत सारे जो जातीय नेता हैं जो पूर्व में जिनका ठीक ठाक असर है वो भाजपा के साथ थे, इस बार वो भी टूट कर गए हैं। और क्या उनके साथ उनका मतदाता भी शिफ्ट हुआ है या सिर्फ वो नेताओं का दल बदल है? नहीं, मतदाता तो शिफ्ट हुए ही होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सिर्फ नेताओं को हम नहीं देख सकते। हर नेता का थोड़ा बहुत मास बेस होता ही है, तभी वो नेता भी बनता है। तो ये नहीं कह सकते कि मौर्य गए तो उनके साथ वोट बैंक नहीं गया होगा, निश्चित रूप से गया है। और आप देखेंगे कि बीजेपी के जो नेता तमाम पिछले 3 चरणों के चुनावों में इन लोगों ने अपना पूरा एजेंडा ही बदल दिया है भाषणों का। इसमें उनके सामने वो लगातार ये सिर्फ कानून व्यवस्था और आतंकवाद और ये दूसरी पार्टियों में दंगे और इस तरह की जो बातें हैं, वो लगातार इन्हीं मुद्दों पर पूरा चुनाव केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अलग वो अगर गए तो उनके पास वो ठोस तर्क नहीं है जो जनता जिनको कन्विंस हो पाए जिनसे। और आप ये देखेंगे कि अब पूरब की तरफ जैसे जैसे इनका कारवां बढ़ रहा है, वहां जो हर बार इनका एक सबसे मजबूत चुनावी मुद्दा होता था मंदिर वाला, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता भी लगभग बंद कर दिया है कि अब इस चुनाव में मंदिर का कोई मुद्दा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा रह गया है। इसलिए वो उसको भी खास तौर से टच नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उसके डेवलपमेंट को टच कर रहे हैं कि हमने ये डेवलप कर दिया, बनारस में ये डेवलप कर दिया। और लेकिन आम लोगों से जब भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इनकी मतलब इस डेवलपमेंट से हमारा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। फिर भी उनका जो एक ऐसा कमिटेड वोटर्स जो कि हमेशा से भाजपा के साथ रहा है और अंधभक्ति के हद तक वो चला जाता है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हम हैं तो भाजपाई, और भाजपा के सिवा कोई विकल्प उनको दिखता भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। 15% वोट है ऐसा इनका, जो 2012 में भी इनके साथ था।
हाँ, 15% तो है ही, और वो दावा तो इनका 40% का है, कुछ 40% से भी ज्यादा का है। जी जी। लेकिन उस दावे को और जमीनी हकीकत को देखने में जब आप अंडर करंट जो चीजें चलती हैं, वो तो इनके लोग भी अब धीरे धीरे समझ ही रहे हैं कि अंडर करंट क्या चल रहा है। और जिस तरह से अभी मैं देख रहा था, बहराइच में अभी इसकी अखिलेश की रैली हो रही थी, अभी आज ही हुई है, और लगातार पूरब में जिस तरह से अखिलेश यादव की रैलियां हो रही हैं, उसमें जिस तरह से भीड़ आ रही है, भीड़ तो खैर जिस तरह से आती है वो सबको पता है कि किस पार्टी की भीड़ कैसे आती है। लेकिन जहां तक सत्ताधारी पार्टी का सवाल है, अगर तुलना करें कि उनके पास पूरी मशीनरी है, पूरा प्रशासनिक अमला है, करता है वो है, बावजूद इसके अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो अखिलेश की सभाओं में जिस तरह से भीड़ आ रही है, उससे लगता तो है कि अंडर करंट काफी चीजें चल। एक चीज और जो देखने में आ रही है वो ये है कि 2014 का या 17 का चुनाव हो तो इस तरह के निरर्थक चीजों से ही जीत लिया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो उसी से एक मास हिस्टीरिया जैसी स्थिति बन गई थी कि एक तरफ को भीड़ चल पड़ी थी। इस चुनाव में इस तरह का कोई चीज नहीं आ रही, ना चौकीदार आ रहा है, ना चाय वाला काम कर रहा है, ना घर घर और हर हर की बात हो रही है। इस बार मुद्दे जो हैं हर भाषण में बदल जा रहे हैं, नारा हर भाषण में बदल जा रहा है। कभी वो आतंकवाद हो जाता है, कभी वो साइकिल हो जाता है, और कभी वो विकास हो जाता है, कभी वो 80 और 20% हो जाता है। कहीं एक जगह भाजपा टिक नहीं पा रही है। तो क्या ये हताशा को दिखा रहा है इनकी, या वो जान रहे हैं कि अब पोल खुल गई है, काठ की हांडी अब चढ़ती दिख नहीं रही है? मैं इसलिए सीधे तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि चुनाव है ना, चुनाव में लोगों के मूड बदलते रहते हैं, और कब कौन सी हवा चले पता नहीं चलता। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार मोदी का जो वो जादू, वो जो तिलस्म था पहले पिछले चुनावों के हिसाब से, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे आप पिछले चुनाव में देखते होंगे, चाहे इनके ही कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, चुनाव में मोदी के मुखौटे पहन पहन करके पूरे रैली में मोदी मोदी कर देते थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कहीं से भी मोदी का वो जादू नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है कि मोदी को लेकर पर्सनली बेशक लोगों के दिमाग में ऐसी चीज हो कि भाई वो एक स्वच्छ आदमी है, अच्छी इमेज है, जो कुछ भी है। लेकिन पिछले 7-8 सालों में देखा गया है, जैसा भी देश ने देखा है, और जो बाकी बड़े जो मसले हैं जिसको हल करने में शायद बहुत कामयाब नहीं हो पाए हैं मोदी जी, तो उसको लेकर के एक निराशा, हताशा तो है लोगों के अंदर, और वो जादू है ही नहीं मोदी का जो पहले कभी हुआ करता था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा। जादू इस बार वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बात तो थी सत्तारूढ़ दल की या मोदी की हवा की। अब बात करते हैं कि विपक्ष कहाँ है, किस धरातल पर ठहरता है। सपा का जो गठबंधन बना छोटे छोटे दलों के साथ, उसकी क्या हैसियत है? कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके प्रियंका गांधी आई हैं, लेकिन वो कितना लड़ पा रही हैं ये भी देखने वाली बात है। और बसपा कहाँ पर है, तो कुछ इसके बारे में और बताइए। मुझे लगता है कि अभी जो मुख्य लड़ाई है वो निश्चित तौर पर गठबंधन और भाजपा की ही है। बसपा हाशिए पर ही है ऐसे वक्त में। लेकिन पोस्ट पोल जो अलायंस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस बार, क्योंकि जो पूरी तस्वीर उभर करके अभी तक नजर आ रही है, उसमें मेजोरिटी जैसी चीज बहुत मुश्किल से किसी को आती हुई दिख रही है। तो आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी किसके साथ जाएगी, ये देखने की बात तो होगी। रही बात कांग्रेस के कैंपेन और प्रियंका गांधी के कैंपेन की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी स्थिति को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन अगर थोड़ी भी स्थिति उसकी सुधरती है कांग्रेस की,
तो आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं जो गठबंधन बनेगा या फिर अलायंस होगा, उसमें उसकी भूमिका हो सकती है। और निश्चित रूप से जो छोटी पार्टियों का जो प्रयोग अखिलेश ने किया है अपने, पिछली बार से बेहतर तो है ही। पिछली बार का जो उनका प्रयोग था जो नाकामयाब हुआ था, तो इस बार वो स्थिति नहीं है। और बेशक उस छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के उन्होंने जो एक गठबंधन बनाने की कोशिश की है, उसमें अभी तक कहीं कोई दरार, कहीं कोई तनाव, कहीं कोई असंतोष की स्थिति नहीं दिख रही है। तो बेशक आने वाले वक्त में ये गठबंधन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आने जा रहा है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है यूपी चुनाव के धरातल की, वो किस धरातल पर लड़ा जा रहा है और वो तस्वीर वहाँ क्या बनती हुई दिख रही है। शायद वहाँ महाराष्ट्र दोहराया जाए या कुछ और कहानी बनती है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। और तमाम इस जमीनी हकीकत से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और चर्चा में। धन्यवाद सर।